आए हो पढ़ने बनेगी जिंदगी, रख लो कॉपी पेन साथ में। स्वागत करूं मैं थारो मास्टर जी की क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बिजी शेड्यूल, मैं सुमित कुंडू थारा फिजिक्स का मास्टर 4th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर आ गए हैं। ठीक है, देखो चीज़ें चलती रहेंगी, हम भी देर है लेकिन अंधेर नहीं, सारी चीज़ें होंगी, अच्छे से होंगी। देखो अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया, फोर्स के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि जैसे आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ बिल्कुल सेम वाला नेगेटिव चार्ज और आ जाए और इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस। अब ये हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में जाने वाली हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही चीज़ कर रखी है कि भाई पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। आइए बात समझ में, तो जो पॉजिटिव चार्ज है आपका और जो नेगेटिव चार्ज है, इनमें ना अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग लगने वाला, और ये जब जितने पास आ जाएं वो फोर्स और बढ़ जाता है। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए। तो इसका मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इक्वल अमाउंट और किसी बीच में डिफरेंस हो डिस्टेंस का, तो उनको ना ऐसे रोके रखना ही मुश्किल काम हो जाता है। तो जो रोकने वाली कंडीशन है या फिर रोकने वाला जो उसका इफेक्ट है, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमारे पास है अब कि कोई भी पेयर लेते हैं हम, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल कर सारी कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, नेगेटिव के अंदर। ठीक है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर जाकर एंड होती हैं, हमारी नेगेटिव चार्ज पे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके, अब बात आती है एक कि भाई हम ऐसी चीज़ें बनाएं कि भाई ये प्लस का क्यू चार्ज सेम अमाउंट माइनस का क्यू चार्ज, और ये हमने सेपरेट कर लिया किसी डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस को जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया आपको, ए एंड ए, ये टोटल ही है आपका 2a, इनके बीच की लेंथ। क्लियर है ये चीज़? तो इसका मतलब क्या है आपका कि ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, छोटे छोटे चार्ज हैं, दे आर सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके नाम से ही ये चीज़ क्लियर है, इसके नाम से ही क्या क्लियर है, डाइपोल। डाइप का मतलब टू, ठीक है, और पोल का मतलब सिरे, एंडिंग। तो एक ऐसी चीज जिसके दो सिरे हों और वो इक्वल और अपोजिट हों, नेचर उनका अपोजिट हो लेकिन वो एक दूसरे के बराबर हिम्मत रखते हो या बराबर काउंटिंग रखते हो। तो अब हमने यही दिखाया कि भाई हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट हैं, लेकिन वो सेपरेट कर दिए गए हैं कुछ डिस्टेंस। अब जो ये 2a है, जानबूझ के रखी है हमने 2a, क्योंकि कभी भी मिड पॉइंट आएगा, कुछ आएगा, तो हम आधे पार्ट को a मान के चलेंगे, दूसरे को भी a मान के चलेंगे। हाँ, जब भी हम उसकी बात करेंगे, कोई एक्सप्रेशन होगा, तो हमें 2a जरूरी होगा, वो पूरी लेंथ मान कर ही चलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको न्यूमेरिकल्स में भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे। अब बात आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑक्योर इन नेचर। हाँ, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ये सिचुएशन हमारी कहाँ कहाँ बनती है। वैरायटी ऑफ सिचुएशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया HF। अब आपको पता है H के ऊपर कैसा चार्ज आने वाला, हमारा पॉजिटिव, और F के ऊपर हमारा नेगेटिव। अब आप सबको पता होगा H एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर रखता है और फ्लोरीन उसे अपने पास ले लेता है। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका क्या बन गया फिजिक्स की नज़र में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम तो इसे ऐसे ही देखेंगे, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, फ्लोरीन थोड़ा सा बड़ा होता है और आपका हाइड्रोजन एक छोटे पॉइंट पे होगा। तो आपका पॉजिटिव चार्ज अमाउंट सेम है, लेकिन ये चीज़ बनेगी। क्लियर है ये चीज़? और ऐसा होता क्यों है कि जैसे मान लो हम फॉर एग्जांपल कोई और देख लें, CO2 लेते हैं, डबल बॉन्ड O,
यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का सेंटर यहाँ बनेगा और नेगेटिव नेगेटिव का सेंटर यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका कि जो ये सेंटर बन गया ना, ये दोनों कोइंसाइड हो गए, तो आपका जो CO2 मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई डाइपोल क्रिएट नहीं हो पाता, डाइपोल बन नहीं पाता। क्यों, हम देखते हैं भाई पॉजिटिव पॉजिटिव की ये लाइन और नेगेटिव नेगेटिव की ये लाइन और दोनों का सेंटर यहाँ आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा होना जरूरी है कि भाई आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज अलग से निकले और नेगेटिव चार्ज अलग से निकले। तो ये सेपरेशन होना जरूरी है कि भाई टोटल नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ बन जाए और टोटल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ बन जाए और इनके बीच में कोई ना कोई गैप रहे, गैप या सेपरेशन होना जरूरी है, तभी ये क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब टू और अपोजिट चीजें होनी जरूरी हैं, पोलिंग, तभी तो पोल कहेंगे कि भी वो चीज ऐसे तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव के पास ही रख देना, समझ में ये चीज। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑक्योर इन नेचर वैरायटी ऑफ सिचुएशन, HF है H2O। अब H2O को देखते हैं, हमारे पास H2 H H और O याद होगा ये, ठीक है, एक एक बॉन्डिंग होगी। अब H के लिए मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव के लिए नेगेटिव और नेगेटिव, दो हो गए हमारे पास। अब मैं इसका सेंटर निकालता हूँ, तो आपका सेंटर कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे, आपका सेंटर कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पर, और इसका सेंटर कहाँ बनेगा, इसका सेंटर यहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है मेरा, इनके बीच में ये लाइन बन गई। तो इसका अगर मैं इसे निकाल के दिखाऊं तो भैया हमारा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऊपर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, और ये सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, छोटी सी ये डिस्टेंस, तो मेरे लिए ये A और A फिर हो जाएगी, तो अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस केस में आपका HF में भी पोलरिटी क्रिएट होती है और H2O में भी क्रिएट होती है, और HCl तो सेम फिर यहीं चलेगा, जैसे अभी H और फिर Cl, H के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो आपका एक साइड पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया, एक साइड आपका नेगेटिव पोल क्रिएट हो गया, और ये इनके बीच में कोई ना कोई गैप है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो और वो क्यों होता है, क्योंकि भाई जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो नहीं आता, किसके ऊपर नहीं आता, वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर के ऊपर नहीं आता। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के एग्जाम्पल। ठीक है, शायद आपको अब डाइपोल समझ में आ गया होगा। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देने वाला हूँ। एक वर्ड है हमारे पास मोमेंट। अब जो 11th वाले बच्चे हैं उन्होंने भी ये भी पढ़ा था, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। और अब यहां आप क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और तीसरा आएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये चीज़ें आपने, ये दो चीज़ें तो आप पढ़ोगे 12th में, और ये थी 11th की। तो इसका मतलब क्या है, जिस चीज़ का जिक्र करा जाता है मोमेंट, उस चीज़ का मतलब होता है कि अभी फोर्स के गुना में कोई ना कोई डिस्टेंस आए। तो ये आपका क्या बनता था, टॉर्क। और यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपका चार्ज और उसके साथ कोई ना कोई डिस्टेंस 2 टाइम A। ठीक है, और ऐसा ही आपका मैग्नेटिक में भी होने वाला है। क्यों, मैग्नेटिज्म भी तो पढ़ना हमें। मैग्नेटिज्म में आपका क्या होगा कि भाई जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल की है या साउथ पोल की है, वो पूरी, ठीक है, और उसके साथ जो भी उनके बीच की लेंथ आएगी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दिखाऊं आपको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इनके बीच की डिस्टेंस को L एंड L। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ होगी ये होगी पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए साउथ पोल। तो यहाँ पर भी आपके डाइपोल, इस टॉपिक अपने दिमाग में बिठा लेना आपको। ठीक है, तो ये मैग्नेट का मोमेंट है, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोमेंट है, और ये आपका फोर्स का है। तो जब भी आप किसी चीज़ का मोमेंट निकाले तो उसके गुना में डिस्टेंस होनी होती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा जो बेसिक टॉपिक है हम उसको लेकर चलते हैं, इसे आप बाद में अच्छे से देख सकते हैं। चलिए,
अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें क्या क्या गिवन हुई, हमें किसी ने दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज, और थोड़ी डिस्टेंस में मुझे दे रखा है माइनस क्यू चार्ज, और इनके बीच के डिस्टेंस को मिड पॉइंट से ए इधर मानता हूँ, मैं इधर मानता हूँ, तो मेरे पास 2a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डाइपोल आ गया है। ठीक है, क्या गया मेरे पास, लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ डाइपोल आया है, और इनमें से मुझे अब मेरी चॉइस है, मैंने अभी एक रिसेंटली ना टेस्ट लिया क्लास में, तो मेरी क्लास के बच्चों ने, देखो नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो क्या कर रहे हैं वो, जैसे मैंने पूछा कि डिफाइन डाइपोल मोमेंट, कि सर डाइपोल मोमेंट में ना इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज विद द सेपरेशन बिटवीन देम। अरे दो चार्ज नहीं है वो, उन दोनों चार्जों में से कोई भी एक चुनना आपको, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से या तो आप इसे उठाओ, ये इसे उठाओ। अब बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस क्यू ले लेने से कोई कहानी तो नहीं बिगड़ जाएगी, माइनस क्यू। तो मैं आपको कहता हूं आपको क्या लेना है, प्लस क्यू है उसका भी मैग्नीट्यूड लेना है जो कि बराबर है, माइनस क्यू है तो उसका भी मैग्नीट्यूड लेना है, कुल मिला के मुझे क्यू की अमाउंट लेनी है, अमाउंट ऑफ ए वन चार्ज, और वन कोई भी हो सकता है आपका। ठीक है, जो भी, क्योंकि मैं ये चीज़ पहले डेफिनेशन में बता चुका हूँ, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो वो इक्वल हैं, अपोजिट हैं, उनकी काउंटिंग मान लो कि 10 कूलम है तो 10 कूलम दूसरी साइड भी मिलेगा, तो बस मुझे एक बार यूज करना वो। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, चार्ज, कोई भी चार्ज जो आपका मन करे, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना। अगर माइनस लिया है तो अपने आप मैग्नीट्यूड से बाहर निकालेंगे, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, उसके बीच में उसकी लेंथ है 2a। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन देखते हैं। अब मैं डायरेक्शन में बात बताऊं तो मेरे पास एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है, एक मेरे पास नेगेटिव चीज है, ये मिलना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा जोर लगाता है भाई पॉजिटिव नेगेटिव आपस में चिपक जाएं, तो एक चीज है जो इन्हें अपोज कर रही है, वही आपका क्या है, P। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, मतलब डायरेक्शन कहाँ जाएगी आपकी, डायरेक्शन कहाँ जाएगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपका जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मेंटेन करता है, और यही आपका एक डायरेक्शन निकाली ना हमने, मैग्नीट्यूड भी निकाला है भाई, कोई भी एक चार्ज लेंगे उसके साथ उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो हमने निकाला है वो मैग्नीट्यूड निकाला है, तो अब उसके साथ हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो आपका डाइपोल क्या बन गया, जिसमें डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड हो, बताओ बताओ, ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर whose direction along the line joining the two charges pointing from negative charge to positive charge। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलो अब इसकी यूनिट बनाते हैं। देखो आपने अगर आशीष सर की यूनिट एंड मेजरमेंट वाली वीडियो देखी होंगी, तो मैं अब आपको वो बात अप्लाई करवा के दिखा रहा हूँ, जो भी नया फॉर्मूला आया, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला, हर चीज़ के साथ। ठीक है, तो चलिए ऐसा यूनिट निकालनी है भाई, मैंने P की निकालनी है। तो P किसके बराबर गया भाई, चार्ज आता है कोई भी एक, कोई भी एक, और उसके साथ में 2a। तो मुझे बताओ मैं चार्ज को किस में लेकर चलूँगा, चार्ज की यूनिट पहले लेक्चर में की होगी, वो हमारी कूलम है। चलो भाई कूलम आ गया, चार्ज का हिसाब हो गया, लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, तो आपकी क्या बन गई, कूलम मीटर यूनिट बन गई। अब बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला। तो कूलम मीटर, इसे कोई सेंटीमीटर ना पढ़ दे। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला
रिमाइंड कराने की जरूरत तो नहीं है, 7 बेसिक यूनिट्स में उसमें जितनी भी यूनिट यूज हुई उनकी पावरों को ढूंढ ढूंढ कर लिखना, नेगेटिव है पॉजिटिव है जो है जैसे है ऐसे ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, अभी मेरे पास है कूलाम और मीटर। तो कूलाम को कैसे लिखते हैं हम, दोबारा फिर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट का फॉर्मूला बेसिक यूनिट तो यही हैं आपकी दो, करंट और सेकंड। ठीक है, तो आपका P का डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे एम्पियर और उसके साथ सेकंड और मीटर मेरे पास पहले से है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, m इसके अंदर है नहीं, m 0, लेंथ इसके अंदर एक बार आ गई है, टाइम भी इसके पास एक बार आ गया है और एम्पियर इसके पास एक बार आ गया है। ठीक है, MLTA1, कोई भी चीज़ नेगेटिव में नहीं है तो इसलिए सारी चीज़ें की पावर पॉजिटिव चल रही है। ठीक है, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपकी यूनिट। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके ऊपर छोटी सी बात। ठीक है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपको टर्म एक्सप्लेन करनी है, सिंपल कर दोगे ना। इट इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, इसके जो चार्जेज होंगे वो हैं ही, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस को उससे गुणा करना। फिर उसके बाद आता है इट इज अ स्केलर और वेक्टर, ऑलरेडी डिस्कस। कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज दे दिए भाई हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आर सेपरेटेड बाई 5 mm। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। कर तो लेना चाहिए, महान बच्चे हमारे। देखो सिचुएशन देखते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई, प्लस का 20 नैनो कूलाम। ठीक है, इस पॉइंट पे रखा है, फिर दूसरा पॉइंट पर हमारा -20 नैनो कूलाम, और इनके बीच की डिस्टेंस उसने डायरेक्ट बताई है। डायरेक्ट कितनी है, 5 mm, मिलीमीटर। ये जो नोटेशन है ये भी आपको पहले लेक्चरों में मिलेंगी। तो हम हर एक बच्चे को जोर दे के कह रहे हैं कि 11वीं के जो पहले 3-4 लेक्चर हैं, फिजिक्स के हों चाहे केमिस्ट्री के हों, प्लीज़ उन्हें एक बार ढंग से देख लो, आपको डायरेक्ट बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गिवन में मेरे पास क्या क्या है भाई, दोनों चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज एक लेना मुझे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, मतलब Q का मैग्नीट्यूड, वो आपका पास है 20 नैनो की पावर 10 की पावर -9 कूलाम। फिर उसके बाद डिस्टेंस कितनी है मेरी, 5 मिली, 10 की पावर -3 मीटर। सारी यूनिट्स ऐसा यूनिट में रखोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट निकालना भाई, P का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कोई भी एक चार्ज आ गया 20 इंटू में 10 की पावर -9 ब्रैकेट में अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये यूज करना है एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद की डिस्टेंस भाई ने अलग अलग डिस्टेंस दी नहीं, तो पूरी लेंथ एक बार में ही मिली हुई है, तो 2a करने की ज़रूरत नहीं है। 5 इंटू में 10 की पावर -3, ये भी आ गई। अब हमारे पास है 100 इंटू में 10 की पावर -9 और -3, तो क्या आया हमारे पास, 100 इंटू में 10 की पावर 9 3 12 माइनस के 12। अब इसे और सोल्व करेंगे तो भाई 2 जीरो हैं ऊपर से उड़ सकती हैं, तो 1 इंटू में 10 की पावर -10, यूनिट का यूज ये रही। ठीक है, तो चलिए कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम, अगर इसे थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, 10 बड़ा C और मीटर अलग से थोड़ा दिखे। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायरेक्शन भाई, डायरेक्शन है तो चलो रेड पेन से बनाते हैं। मैंने क्या दिखाया था आपका -20 नैनो कूलाम और यहाँ आपका +20 नैनो कूलाम। तो नेगेटिव चार्ज से
कहाँ था, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये P की डायरेक्शन होगी। और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, इस तरफ। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शन आंसर होना है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो आपका आ गया अब डाइपोल मोमेंट वाला। क्लियर है ये चीज़? तो अब हमें द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इनके बीच की डिस्टेंस है 4.3 नैनोमीटर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। फिर सेम सिचुएशन, डायग्राम। डायग्राम में मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और थोड़ी सी डिस्टेंस पर नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज पता होना चाहिए। वो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, तो E की वैल्यू आपकी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन के लिए भी वही है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात आए तो वहाँ ये 0 होने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने, नो चार्ज वाला। और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है ये वाली 4.3 nm। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। P आपका क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज एक बार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आ गया आपका चार्ज का अमाउंट। और अब डिस्टेंस भी हमारी 4.3 नैनोमीटर, तो 10⁻⁻9 मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.6 नहीं 3 इंटू में 10⁻⁻19 और -9। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा और सोल्व किया जाए बाई 10 और ये आपका 16 इंटू 43 इंटू 10⁻9 और 9 18 28 में से 2 और जोड़ दो 31, या फिर हाँ ठीक है 10⁻28 आंसर तो हमें यहीं से पता चल जाता है। ठीक है, डिवाइड में 100 रखने पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसे आप खुद सोल्व करोगे आंसर के लिए। तो 16 इंटू 43 डिवाइड बाई 100, ये आपको 2 पॉइंट दे देगा। ठीक है, अब आप देख रहे होगे सर ने तो पहले ही क्वेश्चन के ऊपर कूलम मीटर आंसर के निशान लगा हुआ, तो ये आप कैलकुलेट करोगे आपको भी आसान लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर ए होने वाला है। वैसे भी इस क्वेश्चन पे आपको आंसर नीचे वैसे भी दिखना था। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल फील्ड। अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई दोनों जो चार्ज हैं सेपरेटेड हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है नेगेटिव पे। अब जो बीच में चीज़ आई है, बीच में मान लो कि मैं खुद हूँ, एक चार्ज इधर है एक चार्ज उधर है, और उनके बीच में अगर मैं आता हूँ और मैं उनसे दूर होना शुरू कर देता हूँ, या फिर मैं उनसे लेफ्ट साइड में हूँ, राइट साइड में हूँ, ऊपर हूँ, नीचे हूँ, आपकी तरफ हूँ या मेरी तरफ हूँ, तो ये 3 डायमेंशन जो जगह है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, इसके कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज से नरी लाइनें निकलेंगी, नरी लाइनें, और वो पॉजिटिव तक से नेगेटिव तक पहुंचेंगी। तो ऐसे नहीं है कि भाई कोई जगह छोड़ दी गई होगी जहां नहीं है, तो आप चारों तरफ की सिचुएशन लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, अब हमें इस बात का पता है कि भाई पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इनकी ये कहानी ये कहानी ये कहानी ये कहानी और ये कहानी ये कहानी ये कहानी हमेशा हमेशा चलती रहेगी, और एक चीज़ इन्हें रोकती रहेगी, भाई अलग रहो, भाई अलग रहो, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। अब इसका मतलब देखा जाए तो भाई टोटल चार्ज में निकालता हूँ Q, और उसके साथ माइनस Q भी निकालता हूँ, टोटल करते हैं तो ये इसको काट देगा, 0 हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि 0 चार्ज होने की वजह से आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
नहीं होगा कहीं ना कहीं। ये तो बस ये है कि उस जगह में आके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हो रहा है नेगेटिव चीज के पास, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास की जगह पर होता है, ठीक है। बट फील्ड इज नॉट जीरो। इट कैन बी यूज द कूलम्ब्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे हमें कूलम्ब्स लॉ से भी हम इस चीज को आसानी से फाइंड आउट करते हैं। भाई एक बार पॉजिटिव के लिए निकालो, एक बार नेगेटिव के लिए निकाल दो, सॉल्व क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं पहले सिचुएशन बता दूं, तो हमारे पास सिचुएशन होंगी, देखो यहां देखते हैं, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज। एक कंडीशन आपकी बुक के हिसाब से कोई भी जो भी सेट बैठे उस हिसाब से समझ सकते हो। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, मेरे पास इधर नेगेटिव आ जाए उधर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सारे बच्चे मेरे खुद के स्टूडेंट ये काम करते हैं, इधर उधर सर याद ही नहीं रहा। तो फिजिक्स का यही एक बेहतरीन रूप है, सिचुएशन बदलने से फिजिक्स नहीं बदलती। मान लो मैंने आपको शीशे से समझाया कि भाई ये दोनों आर पार देख सकते हैं, तो इधर वाले बच्चों को मैं समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव है बेटे, परली साइड अगर मैं शीशे के जाऊँ ग्लास के ट्रांसपेरेंट के, तो ये पॉजिटिव उस साइड हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, इनका फील्ड बदल गया, डाइपोल मोमेंट बदल गया? नहीं, फिजिक्स रिमेन सेम, बस पॉइंट ऑफ एंगल या देखने का तरीका बदलता है। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि आपका अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से, तो बस डायरेक्शन बदलेगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर से ये, और डाइपोल मोमेंट इसकी फील्ड की बात करेंगे तो ये होगी उसकी डाइपोल मोमेंट वाले डायरेक्शन की, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। आपको ये चीज़ें पहले ही पता है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे ने ये डायग्राम ले लिया और फिर ये डायग्राम ले लिया तो कोई गलती नहीं होती, बस आपको अपनी जो चीज़ें सीखें वो परफेक्टली लगानी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास पॉजिटिव है, तो अब मैं कोई भी जो आपको ठीक लगे वो चीज़ लेकर करा सकता हूँ, लेकिन टाइम बचाने के लिए मुझे एक ही लेना पड़ेगा एक टाइम पे। लेकिन सिचुएशन है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन तो इधर मानेंगे भाई, अगर मैं इनकी सीध में दूर तक चला जाऊँ, बहुत दूर तक, ठीक है, इधर 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 वाली जगह, और इधर भी सेम, ठीक है। इन लाइनों पे निकालना, आइए बात समझ में। फिर दूसरी चीज़, मैं इनके सेंटर वाली चीज़ देखूँ यहाँ, भाई ये सेम डिस्टेंस, ये वाली लाइन इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे कहीं भी, तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ और यहाँ ये चीज़ें मैं यहाँ का निकाल लेता हूँ, यहाँ का अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो इन दोनों के बीच का एंगल देख के इस 90 वाले हिसाब से ये वाली चीज़ कभी भी कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपके हरियाणा बोर्ड में या सीबीएसई में ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। अब वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जो इनके सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इनके सेंटर से जो लाइन पार होती है या वो इधर पार होती है, तो वो आपकी क्या बनेगी, एक्सिस बना दिया उसने कि ये दोनों का सेम एक्सिस ये है। इसी प्रकार इसकी लाइन और इसी प्रकार इसकी लाइन, तो ये इसका एक्सिस, दोनों के सेंटर से आर पार होने वाली लाइन क्या कहलाएगी, आपकी एक्सियल लाइन। तो इस लाइन पे आपका कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा तो आप क्या निकालोगे उस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। फिर मैं देखता हूं भाई इससे और इससे बराबर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए और ए होने वाली है, तो थोड़ी सी दूर गया मैं, फिर ये दोनों फिर बराबर होगी, मैं थोड़ा सा दूर गया, फिर ये बराबर होगी, और फिर ये और फिर ये बराबर होगी, और सेम कहानी ऊपर भी चलनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चाहे कहीं तक चले जाएं हम, तो इस पॉइंट पर अब ये इक्वी डिस्टेंस है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, इक्वीटोरियल लाइन, ठीक है। जो उनके सेंटर से पार हो एक्सियल लाइन, ठीक है, और जो उनके इक्वी डिस्टेंस रखे वो इक्वेटोरियल लाइन। तो इन दोनों पर ही आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम टॉपिक को शुरू करें, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस अब आपको कूलम्ब्स लॉ आना चाहिए लगाना, ठीक है। तो मैं सिचुएशन ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम डायग्राम बनाते हैं। मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस
यहाँ तक लेते हैं तो आपका यहाँ आ जाएगा और ये पॉइंट, तो ये तो आपका प्लस क्यू हो गया, ये हो गया आपका माइनस क्यू, और इसके सेंटर वाले पॉइंट को हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आपकी ये ए और ये आपकी डिस्टेंस ए। अब यहाँ पी पॉइंट मान लिया कि मैं इस पी पॉइंट पर क्या निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होल अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट हमारी पॉजिटिव नेगेटिव और बीच का डिस्टेंस वाली है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब वो कहता है कि मेरा पी पॉइंट इसके सेंटर से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास है ए और आर डिस्टेंस है, और लोकेशन ऑफ फर्स्ट चार्ज और नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू पी मुझे दिखाई दे रहा है डायग्राम में। मैं एक बार और दिखाऊं तो ये पी के हिसाब से नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस ये बनने वाली है, और पी के हिसाब से पॉजिटिव वाली डिस्टेंस यहाँ से शुरू होगी और वहाँ तक जाएगी। क्लियर ये चीज़? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द चार्जेस क्यू एस ऑन इन द फिगर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला समझ गए होगे, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई क्यू करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, तो अब आपका आता है, अब मुझे किस चीज को देखना है, E1 निकालना है Q पर। ठीक है, ये पॉजिटिव Q की वजह से, ये नेगेटिव Q की वजह से। ढूंढो अपने, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है। क्लियर है ये चीज? तो चलिए लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 किसकी वजह से, कि आपका एज इट इज रहेगा, प्लस क्यू चार्ज है तो वो आ जाएगा, डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड और उसके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए मैं x मानता हूँ, और x का स्क्वायर। तो मुझे अब क्या चाहिए, पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव q से p की डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक। लेकिन मुझे गिवन कितनी है, सिर्फ इतनी दे रखी है, मुझे ये और चाहिए, तो मैं ये और ये दोनों ऐड कर लूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ कि भाई हमारा r प्लस में a डिस्टेंस और जोड़ी और उसका स्क्वायर किया। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब डायरेक्शन की बात हो रही थी, क्यों, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है भाई, पॉजिटिव है तो यहाँ से आपका E इधर जाता मिलेगा, E1। ठीक है, पॉजिटिव लाइनें बाहर 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 बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसमें नाम लिखूं तो आपका A पॉइंट, B पॉइंट, तो ये हो जाएगा A से P से होता हुआ बाहर। ठीक है, अब आगे चलो, अब हमें निकालना है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर। अब हमें पता है कि भाई नेगेटिव का तो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, E2। चलिए अब हम निकालते हैं E2। तो E2 आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से है। पहले तो देखो भाई, K मैग्नीट्यूड ले लिया, वो भी ऐसा हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम टाइप। तो अब बात आती है डिस्टेंस की, जिसे मैं एक्स स्क्वायर समझ रहा था। तो एक्स स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए। अब मेरे पास ज़्यादा तो हो गई, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और ये कितना है, ये ए है। तो मुझे तो सिर्फ इतना काम का है, मेरा ये काम का है, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस पूरी लाइन में से ये घटा दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं अब r माइनस में a कर कर अपनी डिवाइड वाली डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब फिर बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन में बता चुका हूँ, तो ये क्या होगी, टुवार्ड से नेगेटिव चार्ज
और इसकी डायरेक्शन को फिर समझाऊं तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, P से B की तरफ, P से B की तरफ, ठीक है, सिर्फ P से B की तरफ। नहीं तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर भी होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर हर तरफ से ऐसा होता है, ठीक है। कहीं आप कहोगे सर यहाँ से निकालो, और ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला, यहाँ से कहानी गड़बड़ होगी, ठीक है। तो आपका कहाँ से कहाँ, P पॉइंट से सिर्फ B तक, यहाँ ये डायरेक्शन होगी। तो अब ध्यान से देखोगे तो अब मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मेरे पास P पॉइंट पर लड़ाई हो रखी है। मेरा E1 इधर जाता है और मेरा E2 इधर जाता है। अब इस कहानी को सोल्व कैसे करें, यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट आता है बच्चों का कि सर E2 माइनस E1 करें या फिर E1 माइनस E2 करें। ये मैंने बहुत बार देखा है ये भी। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक हल्की सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक चार्ज तो है ये और एक चार्ज है ये अकॉर्डिंग टू, और मैं खड़ा हूँ यहाँ, ठीक है। मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा असर होगा या पॉजिटिव का? गुलाम सलाह ने ये बात बताई थी कि जितना दूर होगा उतना कम, जितना पास होगा उतना ज़्यादा। और ये हमारी मेंटलिटी है कि हम ज़्यादा में से कम चीज़ों को घटाते हैं। बात फर्क कुछ नहीं पड़ना, कम में से अगर ज़्यादा चीज़ घट गई तो भाई माइनस में बच जाएगी। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा वाली चीज़ होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये ज़्यादा असर डालेगा P पॉइंट पर, मतलब इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा असर होगा, और जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा दूर होने की वजह से कम वैल्यू शो करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, मुझे अब ई टोटल निकालना है। तो ई टोटल क्या आएगा मेरे पास, ये भी एक तरीके से क्या है, वेक्टर सम। क्या है, वेक्टर सम। बस कहानी क्या हो गई, अपोजिट हो गए, अपोजिट वेक्टर्स आ गए। तो अपोजिट वेक्टर्स में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन फॉलो होगा। वैसे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनके बीच में 180 का एंगल है, तो उस हिसाब से भी माइनस वाली कहानी चलती है, ठीक है। तो मुझे अब पता है कि मेरा जो E2 आया है वो ज़्यादा रहा, माइनस में E1, ठीक है। तो अब बात आती है मेरा E2 क्या था, मैग्नीट्यूड सोल्व कर रहा हूँ मैं। तो मेरा E2 था KQ बाई में R माइनस में A। एक और चीज़ बतानी है मुझे अभी आपको, E1 क्या था, KQ R प्लस में A का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, वैसे भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। नीचे वाली चीज़ है, अगर 100 में से 50 घट जाए तो 50 बचा, और 100 में 50 जुड़ जाए तो 150। कोई चीज़ अगर 150 से भाग होती है तो उसके 150 हिस्से हो रहे हैं, और कोई चीज़ 50 से भाग हो रही तो 50 हिस्से, तो 50 हिस्से ज़्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू 150 हिस्से। तो इससे ऐसे पता चल जाता है कि ये वैल्यू अपने आप कम आएगी और ये वैल्यू बड़ी आएगी, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट बचेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। KQ हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, 1/r माइनस में A का होल स्क्वायर, माइनस में 1/r प्लस में A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं। KQ अपना बाहर आ चुका है, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, r माइनस में A का स्क्वायर और r प्लस में A का स्क्वायर। इधर देखते हैं भाई, जो नीचे वाला है, अब एलसीएम तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ गया, तो ये तो आपका जाने वाला और ये इधर, ठीक है। तो r प्लस में A का होल स्क्वायर माइनस में, फिर वही बात है कि भाई हमारा ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो कट जाएगी, ये इधर आने वाला है। तो r माइनस में A का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करते हैं, क्या आएगा मेरे पास, KQ बाहर है, अंदर
आर माइनस में ए का होल स्क्वायर इंटू में आर प्लस में ए का होल स्क्वायर। देखो आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस 2a आर, ठीक है। फिर माइनस के बाद आपका आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस 2a आर, ये होगी ब्रैकेट बंद। ये कलर इसीलिए बदले हैं मैंने कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो आगे सोल्व करने पर मुझे मिलेगा के क्यू हम लेकर चल ही रहे हैं, तो आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस 2a आर माइनस, अब ओपन करता हूँ मैं, आर का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a आर, ठीक है। डिवाइड में क्या आया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस में ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखता हूँ, मुझे आर स्क्वायर दिखाई दिया, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर दिखाई दिया, ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, कटने के बाद मेरे पास क्या आएगा, के क्यू, ये चीज़ बची हुई है और ये चीज़, ये दोनों सेम साइन की हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4a आर, ये चीज़ अंदर से आई है। और जो नीचे वाली चीज़ है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका मुझे पता, लेकिन आप बताना कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। अगर आप इसे करेक्ट कर ले, देखिए ये थोड़ा सा लेंथी तो बन जाता, अगर आप पूरी चीज़ों को एक साइड उसका स्क्वायर खोलो फिर सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, आपको जाकर लास्ट में ये आइडेंटिटी बननी है। लेकिन अगर मैं इसे कराने बैठ गया तो पूरा लेक्चर इसी पे होगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसे थोड़ा सा रफ कॉपी में ट्राई करना और फिर मुझे बताना। इसीलिए मैं आपको ये कमेंट सेक्शन के लिए ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि ये कैसे यहाँ पहुँचता है। पूरा सोल्व करना अलग से, आपकी कैलकुलेशन और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगी इस चीज़ से, ठीक है। तो अब एक और चीज़ आ गई मुझे जो बताना था, यही था वो पॉइंट है। अब बात आती है कि जहाँ पर भी डाइपोल का कोई टॉपिक होगा, किसका, डाइपोल का टॉपिक होगा, तो वहाँ पर आपको एक P ढूंढना है, P, उसके अंदर आपको 2 होना चाहिए, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 लाओगे। उसके बाद एक क्यू ढूंढना है और उसके बाद डाइपोल के बीच के मिड पॉइंट से मतलब आधी डिस्टेंस ढूंढनी है, ई। ये तीनों चीज़ें जहाँ मिल जाएं वो इकट्ठी करके आपको क्या कन्वर्ट करना है, पी में। तो अब मैं यहाँ ढूंढता हूँ उस चीज़ को, मुझे मिला क्यू, एक चीज़ डन भाई, फिर मुझे ए भी मिल गया, ए भी मिल गया, अब 4 है, मुझे 2 चाहिए, तो 2 इंटू 2 कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, 2 इंटू 2 को आगे 2, फिर 2 क्यू ए और आर को अलग, मुझे ये फोकस करवाना था। तो नीचे हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से ई नेट क्या आया, या ई टोटल क्या आया, के एज इट इज 2 बाहर और P इंटू में R, और नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आपको खुद ही पता है डायरेक्शन कहाँ होगी, डायग्राम पे चलते हैं। ये है P पॉइंट और ये ज़्यादा है, तो आप अपने आप ये बता सकते हो कि भाई हमारा E2 की तरफ ही डायरेक्शन, तो लिखते हैं डायरेक्शन होगी अलोंग E2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड और ये आपकी डायरेक्शन। अब बात आती है ठीक है, अब बात आती है छोटे से स्पेशल केस। देखो एक चीज और आपको एक्सप्लेन करें, हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाई करवाना चाहते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव,
फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया, चार्ज सेम रखे, चार्ज सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी क्यू है माइनस वाला, यहाँ भी क्यू है प्लस वाला, सेम कहानी यहाँ तक होती है, ये भी यहाँ तक होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये जो चीज़ आई हमारी, इसकी जो बीच की डिस्टेंस थी ना 2a और a, ये यहाँ पर a बहुत 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 लेस कर दी है, ऐसी कंडीशन, ठीक है, याद रखनी है चीज़। ऐसी कंडीशन चार्ज आपके हो जाएं, चार्जेस हो जाएं आपके हाई, और सेपरेशन हो जाए आपका बहुत कम, इसे हम आइडियल डाइपोल बोलेंगे। ऐसी भयंकर कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव के कति बिल्कुल मिले भी हुए हैं, लेकिन उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा, चार्ज बहुत बड़े हैं। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कंडीशन है, लेकिन ये हमारे स्पेशल केस बनाती है, ठीक है। तो इसको आइडियल को क्या बोलेंगे हम, वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। अपने सिर पे लिख दिया मैंने चलो ठीक है। तो अब कंडीशन आती है हमारे पास, फॉर्मूला क्या बना, ई एक्सियल का, ठीक है, मतलब टोटल वाला 2kpr, और नीचे आपका r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कहता है कि भाई a बहुत बहुत छोटा हो गया r के कंपैरिजन में, मतलब ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, और मैं इससे इतनी दूर p r से निकाल रहा हूँ, तो a की कोई अस्थि नहीं बचती, इसे जीरो भी नहीं लिखते हम, ठीक है। अगर जीरो लिख दिया तो हमारा p की वैल्यू जाती रहेगी। हम सिर्फ ये मानते हैं कि भाई a इतना छोटा हो गया है r के कंपैरिजन में, उसे हटा सकते हैं, जीरो नहीं है, ठीक है। तो आपका e स्पेशल केस में क्या बनेगा, 2kpr, नीचे r स्क्वायर का स्क्वायर, 2kpr, नीचे हो जाएगा r की पावर 4, ये कट के 3 बचेगी और इसकी बलि चढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपका ई एक्सियल क्या बना, 2kp डिवाइड बाई r की पावर 3। आपको इस चीज़ का भी पॉइंट बनाना है, ठीक है, और इसे याद भी रखना है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब तक मैंने उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये कहानी पूरी कर दी, एक्सियल लाइन पे, सेंटरों से पार होने वाली पे, जितनी डिटेल में ये टॉपिक आपका हुआ है, दूसरा टॉपिक आपको बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ज्ञान किसका होना चाहिए आपको, वेक्टर एडिशन वाला, ठीक है। वेक्टर के लिए आपको 11वीं क्लास की वेक्टर वाली सीरीज या फिर जो यूनिट आएगी सेकंड यूनिट, वो मैं ही कराऊंगा, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। आज की डेट से मतलब अभी जल्दी शुरू करने वाले हैं हम सेकंड चैप्टर, उसमें पार्ट है वेक्टर वाला, तो उसमें हम इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप 12वीं में हो, उम्मीद है आप सब ने ये टॉपिक कर रखे होंगे। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जाता है कि भाई हम पॉजिटिव चार्ज को बनाएं, नेगेटिव चार्ज को बनाएं। चलो अब की बार ओरिएंटेशन बदलता हूँ मैं, ये नहीं लेते, कहेंगे सर आप तो कॉपी सी हो गई। अब मुझे लेना है नेगेटिव चार्ज को इधर लिया, पॉजिटिव चार्ज को इधर लिया, ठीक है, और इनके बीच में एक सेंटर से पार होती हुई एक लाइन ले ली, ठीक है। तो इसके सेंटर पॉइंट से मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो आपकी ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। माइनस और प्लस निकलने से समझ जाते होगे ना आप कि ये कौन सा चार्ज है और कैसे है। तो देखो अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब था, देखो मैं इस क्वेश्चन को अगर आपको बताऊं तो मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ ना,
तो वो भी इक्वी डिस्टेंस मिलेगा, और मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ तो वो भी बराबर डिस्टेंस मिलेगा। बस आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो इनके सेंटर से, जो सेंटर वाली या फिर इनकी ज्वाइनिंग लाइन है उसके ऊपर जो नॉर्मल या 90 का एंगल बनाता मिलेगा वही आपकी क्या कहलाएगी, इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि हमारा पी पॉइंट अब सेंटर से दूर कितनी है, यहाँ इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने क्या बना लिया, पी पॉइंट। उसने डिस्टेंस दे दी सेंटर पॉइंट से, ये हमारी है आर। ठीक है, वो देता ही सेंटर से ही हर बार, है ना। ठीक है, तो अब हमारा क्या है भाई, डिस्टेंस निकालते हैं, ये लाइन हमें चाहिएगी, मतलब माइनस क्यू से ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट की डिस्टेंस ये भी हमें चाहिएगी। इसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच की भी डिस्टेंस चाहिए। इसे थोड़ी देर के लिए आप बाद में हटा देंगे, एक्स मान के चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास है ही पहले ही से ए, और ये भी आपके पास ए। तो अब मैं थोड़ा सा आइडिया लगाता हूँ, क्यों निकालना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो पी पॉइंट है वहां पर अगर मैं पॉजिटिव के हिसाब से, इस पॉइंट पर पॉजिटिव के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो भी पॉजिटिव चार्ज का तो ऐसे जाएगा। ठीक है, होता ही पॉजिटिव से आउटसाइड है। नेगेटिव चार्ज वाला तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे के अंदर आना चाहिए, तो पी पॉइंट से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इतना पता होना आपके टॉपिक को कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब बनाते हैं। तो एक चीज जानी है आपकी इधर, ये आपका E1 जो हवा में इसके अलोंग ही निकल गया, फिर हमारा जो इधर से आना है वो इसके अंदर ही रह गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ कि आपको समझ में आए कि भाई इधर है आपका, ये आपका E2 जो नेगेटिव चार्ज की वजह से बना। अब ऐसे टेढ़े मेढ़े चीज़ों को सोल्व करने के लिए, वैसे ये वेक्टर हैं, इन्हें सोल्व करने के लिए आपको ये जो चीज़ है अभी जो बनी है कि भाई एक तो ये और एक ये, इसको सोल्व करने के लिए आपको वेक्टर्स का स्पेशल केस लगाना पड़ेगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े सोल्व नहीं होते। ठीक है, तो चलिए अब एक चीज़ और लेके चलते हैं भाई, ये ट्रायंगल सी बन गई, तो यहाँ का जो एंगल होगा और यहाँ का जो एंगल होगा, क्यों भाई ये बराबर डिस्टेंस पे थे, तो यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा भी बराबर होना है। ट्रायंगल तो एंगल भी लेने पड़ते हैं। तो चलो अब पहले अलग अलग देखते हैं, और फिर वो जो है ना कि भाई ये टेढ़े मेढ़े कैसे सोल्व होंगे वो आपको आगे स्टेप्स में मिलेंगे। तो चलिए, अब मेरे पास सिचुएशन समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या है, मुझे चाहिए E1, डायरेक्शन भी साथ में लिखेंगे, वही भाई हम पहले के। अब चार्ज ढूंढो, किसकी वजह से निकाल रहे हैं हम, पॉजिटिव की वजह से, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज ये और यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, के मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, और डिस्टेंस भाई मेरे पास तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब एक्स स्क्वायर के लिए ये चीज़ चाहिए, तो मेरा दिमाग कहता है कि ये ए है, ये आर है, ये 90 का एंगल है, तो क्यों ना इन दोनों का इस्तेमाल करके ये निकाला जाए। ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, दोनों का स्क्वायर और ऐड। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जो x है उसका स्क्वायर कहाँ से आएगा, बेस यानी ए स्क्वायर से, और परपेंडिकुलर यानी आर स्क्वायर से। और मैं फिर देखता हूँ इधर नज़र मार के, ये भी वही a है और ये फिर वही r है और ये भी फिर x है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही सेम हो गए हैं, कहीं भी यूज कर लो। तो इसका मतलब क्या है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब देखो अगर मैं यहाँ अंडर रूट लगा देता ना, कई किताबों में मिल सकता है, ये मिलता मुझे अंडर रूट में, इधर मिलता, ये कटता, तो मुझे फिर एक्स का स्क्वायर चाहिए था, तो ये तामझाम खत्म करने के लिए मैंने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, क्योंकि वो ऐसे ही करना। अब डायरेक्शन बताते हैं, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। डायरेक्शन के लिए मुझे इनके ए पॉइंट बना रखा है, ये रहा, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है। तो बी से पी की तरफ अलोंग बी टू पी
P से बाहर की तरफ चला गया। चलिए अब दूसरे चार्ज की तरफ देखते हैं। E2, E2 कैसे निकलेगा, दोबारा फिर डायग्राम दिखाऊं। ये नेगेटिव चार्ज, ये P पॉइंट, और नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर की तरफ लेता है, तो इसका मतलब क्या है, वही सेम डिस्टेंस और चार्ज। तो आपका K, Q और X का स्क्वायर, पहले मैग्नीट्यूड को देखते हैं। K एज इट इज, Q और X स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन की बात करनी है, ये होगा अलोंग P से A की तरफ, ठीक है। समझ में ये चीज़, A से आगे भी नहीं दिखाना है क्योंकि उससे आगे की चीज़ें वापिस A के अंदर आते मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए अब इसका मतलब क्या है, मैं अब हिसाब लगाता हूँ क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। के क्यू, आर का स्क्वायर प्लस का निशान, ए का स्क्वायर, ये तो पूरा सेम हो गया, बस डायरेक्शन अपोजिट आ गई, मैग्नीट्यूड सेम आ गया। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, आपका जो E1 है उसका मैग्नीट्यूड और जो E2 है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा सिंपल E के, और सिंपली क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये एक वैल्यू है जो हमारी तीनों चीज़ों को बराबर कर देती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, ऊपर जो जा रहा है नीचे जो आ रहा है मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, बट आपकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो डायरेक्शन हो गई अलग अलग। अब इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डाइपोल, अब हम वही कहानी है जो करनी थी हमें, ठीक है। अब मैं उस डायग्राम को देखता हूँ, मेरे पास एक कैरो तो गया इधर, ठीक है, ये मेरा P पॉइंट था जिससे एक तो लाइन आती है इधर, ठीक है, जिसे मैंने बोला E2, और एक लाइन जाती है इधर जिसे मैंने बोला E1। तो अब उस डायग्राम को दोबारा याद किया जाए तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे भी तो है जो इसके अंदर से ऐसे पार होगी, और एक लाइन ऐसे भी है, मतलब ये प्लस का निशान आप जो देख रहे हैं ये, तो ये मेरे लिए ना एक्स एक्सिस है और ये मेरे लिए वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आप मुझे ये देखना कि भाई ये एंगल कैसे पहुंचे। अब इन एंगलों के बीच में ही तो कंपोनेंट तोड़ पाऊंगा मैं। ये हैं आपके थीटा एंड थीटा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे थीटा है, कि भाई हमारा जो ये लाइन ऐसे गई हुई है ये एंगल थीटा था, तो यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन हो गई और इन पे ये आडी लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में सेम होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। उसी प्रकार ये लाइन और ये लाइन है और इधर ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये जो एंगल है ये और ये जो एंगल है ये वाले इस कॉर्नर में और जेड में, जेड जो बनता है उसके इंटीरियर जो एंगल हैं वो आपस में सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों एंगल आपके क्या हो गए, थीटा एंड थीटा। अब मुझे ये पता है कि भाई जो भी वेक्टर हो, मान लो ये E1 है, तो जहाँ मुझे थीटा मिलेगा उधर मैं क्या तोड़ूंगा, कोस थीटा, और जहाँ एंगल नहीं होगा वहाँ पर साइन थीटा का कंपोनेंट जाएगा। इधर इसमें भी यही होगा मेरा E2, इसकी भी एक आत्मा निकलेगी कोस थीटा वाली और इसकी भी एक आत्मा निकलेगी साइन थीटा वाली। तो अब एक तो चला गया ऊपर और एक चला गया नीचे, ठीक है, और इधर दो इकट्ठे हो रहे हैं। मैग्नीट्यूड की बात मैं कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ से जो आपका आया है, एक तो आएगा इधर E1 कोस थीटा और एक आएगा E2 कोस थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आना है E2 साइन थीटा और एक कंपोनेंट नीचे जाना है E1 साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के सम से। ठीक है, तो कंपोनेंट देखने हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो इसकी शक्ल दिख रही है सबको, और एक नीचे की तरफ है, इसकी शक्ल है E1 साइन थीटा, इसकी शक्ल है E2 साइन थीटा, और E1 और E2 हमने बराबर कर दिए थे। तो ये साइन वाला ऑप्शन एक ऊपर है एक नीचे है, माइनस हो जाएंगे, इक्वल चीज़ें हैं सारी, एक दूसरे को कैंसल। तो भाई ये वाली चीज़ कट जाती है और ये वाली चीज़ भी कट जाती है। तो बच्चे कौन कौन से मेरे पास? मेरे पास ये दो एरो बचे। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? ई टोटल क्या आया? डायरेक्शन भी बताते हैं। आपका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे बाद में, कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो मैं सबको लेकर क्या लिख सकता हूँ? E कोस थीटा। दोनों एक जैसी चीज जुड़कर क्या हो गई? डबल। ठीक है, और डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या कहोगे आप? डायरेक्शन कहाँ कहोगे? डायग्राम के अलॉन्ग आपका क्या हो जाएगा? बी से ए की डायरेक्शन में। ठीक है, तो बी से ए की डायरेक्शन में या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी? राइट साइड से लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन भी आ गई आपकी। अब बात आती है इस कोस थीटा को कैसे सोल्व करें। कोस थीटा के लिए आपके पास वही पुरानी ट्रायंगल, नीचे क्या था? ए, इधर क्या था? आर, इधर क्या था? आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर था, नहीं या नहीं था? ठीक है, और इसका अब मुझे सिंगल सिंगल पावर नहीं चाहिए तो मैं इसे रूट में भी लिख सकता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा? बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज। ये टॉपिक आ गया आपका 10th क्लास का। तो क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपो कोस थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपो साइन। तो अब मुझे वही चाहिए, तो मेरा कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा किसके बराबर है? बेस मेरा क्या है? ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये। तो ए डिवाइड बाई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। अब मेरी पूरी कहानी में सिर्फ यही चीज बची है। तो ई टोटल क्या आएगा? या ई नेट 2 है, ई है, कोस थीटा की जगह मैंने क्या ढूंढ दिया? ए डिवाइड बाई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और रूट ये चीज़ें। डायरेक्शन वही है भाई। डायरेक्शन क्या है? राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू भरते हैं। ई टोटल 2 एज इट इज रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर 1 लेके चलेंगे, क्यों? यहाँ पर देखना हमें। तो भाई ए थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब जो रूट है ना उसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ। क्लियर है ये चीज़? तो अब बात आती है कि यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर 1/2 पावर, एक और आधा डेढ़ को हम 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है? 2 KQ A नीचे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है ये चीज़?
अब इसे आगे और सोल्व करते हैं, डायरेक्शन रिपीट कर लेना। तो आपका ई टोटल, टोटल क्या, अब इक्विटोरियल लाइन लिखना शुरू कर दें, इक्विटोरियल लाइन का 2k को अलग निकालो, 2qa, देखी देखी चीज़ आ गई ना। तो r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2, डायरेक्शन वही, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ। तो ई इक्विटोरियल क्या बन गया, के पी किसे से बदला हमने, 2qa से, ठीक है। के पी बाई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और डिवाइड बाई 3/2, क्लियर है। तो ये आपका एक नॉर्मल फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, ठीक है। तो हमें चाहिए स्पेशल केस। कैसा होता है स्पेशल केस? स्पेशल केस है हमारा शॉर्ट डाइपोल का, शॉर्ट डाइपोल का। तो उसमें हम क्या मानते हैं कि जो हमारा ए है वो बहुत 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 मर जाता है एज कंपेयर टू आर, तो फिर हम उसको गायब कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या जाएगा, डायरेक्शन भी लगा लेना हर जगह, डायरेक्शन मैंने बताई है ना, तो जहाँ जहाँ ये है हर जगह डायरेक्शन मेंशन करना। तो आपका के पी डिवाइड आर का स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 कट गया, के पी बाई आर का क्यूब। तो आपका ई इक्विटोरियल वाला क्या बनता है, के पी बाई आर का क्यूब। डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अगर बताऊँ ना मैं, तो पॉजिटिव से जो डायरेक्शन नेगेटिव की ना उस तरफ आता आंसर हमेशा, ये आपकी डायरेक्शन रहेगी। जितनी बार भी अगर मैं उसे पलट देता ना तो वो ऐसे बनता, ठीक है। अब मेरे पास दो चीज़ें, अब याद करो, ई एक्सियल कैसा था, 2k बाई आर का क्यूब, कॉमा, और ई इक्विटोरियल क्या है अभी अभी, के पी बाई आर का क्यूब। तो ये इतनी चीज़ तो वही नहीं है इसके सेम, तो यहाँ से लिखा गया है ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू में ई इक्वी, ठीक है। तो ये हमारा जस्टिफाइड। अब लेक्चर हो गया आपका पूरा 1 घंटे का, और ये टॉपिक आपके सामने है, और ये टॉपिक ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड में तो आएगा ही आएगा कोई भी एक, ठीक है। आप बेसिक पेपर उठा के देख लो, ये जरूर मिलेंगे आपको लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चंस में। अब चलिए थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं। दो अपोजिट चार्जेज हैं, एक का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव में है और दूसरे का नेगेटिव में, और उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 माइक्रोमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना में 5 सेंटीमीटर दूरी पे, आर की वैल्यू भी दे रखी है मिड पॉइंट से एक्सियल लाइन पे, और उसके बाद अगर सेम डिस्टेंस है तो आपकी इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन दोनों पे बताना है, ठीक है। तो देखो जो हमने अभी फॉर्मूले सीखे हैं वो डायरेक्ट अप्लाई करने हमें इस मेथड से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में अमाउंट ऑफ चार्ज देखिए हमने 2 माइक्रो को खोल देते हैं -6 और कूलम, और 2a साथ में है, अपनी पूरी लेंथ हमारी एक साथ है, तो ये है 1 माइक्रो, तो 10 की पावर -6, और उसके बाद r की वैल्यू भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 मीटर, ये आ गई हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला था ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या था हमारे, 2kp/r का क्यूब। अब हमें पता होना चाहिए अभी p की वैल्यू क्या होती है, q इंटू में 2a, और 2a एक साथ दे रखी है,
क्यू भी है और उसकी लेंथ भी है। चलिए, तो ई एक्सियल जिसके बराबर आएगा 2, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, पी की वैल्यू अभी हमने देखी भाई क्यू की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6, और लेंथ पूरी है, तो लेंथ थी हमारी, हाँ ये आपका चार्ज और ये आपकी लेंथ 1 इंटू में 10 की पावर -6, ये अमाउंट ऑफ चार्ज 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। और इसके बाई में आ गया हमारे पास आर हमारा यहाँ 3 बार लिखना है, तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5, और इसकी पावर जो रह गई थी वो भी 3 बार, -2 गुणा में 10 की पावर -2, ये पावर जुड़ जाती हैं तो ये एक वाली 6 को पूरे को ख़त्म कर देंगी। अब उसके बाद हमारे पास बचता है 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 से 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6, तो 10 की पावर 3 बच गई, और नीचे 5 5 25 5 125, तो आपका आ जाता है 3 पावर को हटाएंगे तो 36,000 बटे में 125। आ गई ये बात समझ में? तो न्यूटन पर कूलाम ये आपका, या फिर न्यूटन कूलाम -1, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसे आप खुद सोल्व करोगे। अब ये कहता है मुझे इक्वेटोरियल लाइन पर बताओ, हमें पता है ई एक्सियल बराबर है 2 इक्वेटोरियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इक्वेटोरियल वाला बन जाएगा हमारा ई एक्सियल वाला है जो डिवाइड में 2, अभी अभी निकाला ऊपर, तो 36,000 डिवाइड बाई 125, इसका हम क्या कर दें 1/2, तो आपको क्या मिल जाएगा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल का 1/2, 2 से काट ही दो, 18 दूनी 36, 18,000, तो 18,000 डिवाइड बाई 125 न्यूटन पर कूलाम, ये फिर आपका दूसरे पार्ट का आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन जितनी करोगे प्रैक्टिस उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ बोर्ड में भी आया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके अंदर एक चार्ज आपका 50 माइक्रो कूलाम, ठीक है, और लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो 2A पूरी कंप्लीट है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज, तो इसका मतलब क्या दोनों चार्जों से सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन वाला। तो इसे करने के लिए मैं एक ट्रायंगल ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर, यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज, मेरा यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारा P पॉइंट, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेंटर लाइन और लेते हैं, ठीक है। ये हमारा R तो होता था, ये X था, ये A था, और ये भी A था, और ये अगेन X था। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था वो इधर आया था हमारा, और वो भी 2 बार, तो E कोस थीटा, ये भी था E कोस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो यहाँ से मुझे याद आया कि E इक्वेटोरियल बनता है 2E कोस थीटा, और E का फॉर्मूला था हमारा KQ/R²। अब R² की बात मतलब x² था, तो लेकिन ये इन्होंने ये डिस्टेंस पहले ही दे रखी है, ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ रही, तो इस R का स्क्वायर और A का स्क्वायर करके निकालते, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास पहले ही है, ठीक है। तो ये मिलेगा यहाँ से। अगली चीज़ चाहिए मुझे कोस थीटा, और कोस थीटा का था बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेस कहाँ मेरा, बेस इतना चाहिए मुझे, तो
10 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है मेरा 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो चला गया, अब यहाँ आंसर बनता है 1/3। ठीक है, इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² से -2 भी कटेगा और फिर सेम ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो अब हमें ई इक्वेटोरियल वाला निकालना है, तो वो हमारा बनेगा 2, ई की वैल्यू 9 × 10⁻9, उसके बाद क्यू की वैल्यू, क्यू है 50 10⁻6 गुलाम। ठीक है, ये हो गया हमारा। नीचे चलो, के आ गया, क्यू आ गया, 2 आ गया, कोस थीटा की वैल्यू 1/3 अलग से लिखते हैं। और नीचे हमारा आता है r², तो 30 दे रखा है मुझे, 30 × 30। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो डिस्टेंस दे रखी थी 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻² मीटर, तो 10⁻², 10⁻², तो 3 × 9, 3 10 और 3 10, 50 दूनी 100 और नीचे 100। अब हमारे पास बचा है 10⁻9 गुणा में 10⁻6 और नीचे 10⁻4, ये और कट जाएगी, यहाँ बचेगी -2। तो आपके आ गई 10⁻9 -2 और इधर मेरा बचा हुआ है 1/3, तो इसके नीचे डिवाइड 3, तो आपका आंसर आ गया 1/3 × 10⁻7। ठीक है, तो इसमें से एक 10 इसको दे दें, तो 10/3 इंटू में 10⁻6 और 10 का 3 करेंगे तो 3.333 कहीं तक लेकर चलो, 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वो आप जो सोल्व करोगे आपके ये आंसर इससे मैच होने चाहिए। हो सकता है मैंने गलती कर दी हो, तो आप कैलकुलेट करें, अगर गलती है तो कमेंट करें, इसी बहाने आप कमेंट तो करोगे, तो अपनी कैलकुलेशन के बाद आंसर ज़रूर मैच करके बताएं। अब आता है हमारा फोर्स। अगर डाइपोल को हम किसी फील्ड में रख दें, जो डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, इन दोनों के ऊपर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड से या किसी और चार्ज की वजह से इनके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P × में 2qa। कई क्वेश्चनों में 2a कंप्लीट L दिया होता है, इस बात का ध्यान रखना। आपने 2 से एक्स्ट्रा गुना कर दिया या डिवाइड में 2 कर दिया, तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आपको सारी चीज़ें ढंग से पता चल पाएंगी। ठीक है, तो प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एंगल थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। चलिए मैं मान लेता हूँ ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ले ली भाई, यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तभी तो जाकर ये लाइनें बनी होंगी ना। तो इसका मतलब क्या है, एरो इस साइड जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब वो कहता है कि मैं इसके बीच में अब एक डाइपोल पुट करूँगा, तो डाइपोल पुट करने के लिए लेते हैं रेड कलर, रेड नहीं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर एक चार्ज है कोई ना कोई और एक चार्ज यहाँ है। अब इसने कहा कि हमें थीटा एंगल लेना है P और E के बीच में, तो मैं ऊपर ले लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज और नीचे ले लेता हूँ नेगेटिव चार्ज, जिससे हमें P की डायरेक्शन अलग से दिख जाए। तो P हमारा ऊपर जा रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ इस लाइन को। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी E और ये हमारे हो जाएगा P और इसके बीच का एंगल बन जाएगा थीटा। क्लियर है ये चीज़। अब बात आती है फोर्स कैसे लगेगा। तो फोर्स की बात है, ध्यान देना, इधर ये क्या था हमारा
कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इधर खींचा जाएगा। और फिर ये वाली जो चीज़ है नेगेटिव चार्ज, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको इधर खींचा जाएगा। आइए बात समझ में। तो इसका मतलब क्या, हमारा यहाँ पर अलग से एक फोर्स लगेगा जो कि ऐसा होगा F, और ये बात हमें पता है कि Q इंटू में E से हमारा फोर्स आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव लिख देते हैं, या फिर F1। ठीक है, इधर से देखता हूँ मैं, तो इधर भी एक फोर्स आ गया मेरा। ठीक है, ये कैसा आया, ये भी मेरा फोर्स दूसरा है, लेकिन ये Q और E आएगा। तो E तो यहाँ भी यही है, क्योंकि सेम लाइन है सेम लाइन है सेम लाइन है। ठीक है, और जो ये फोर्स है ये इस साइड है, तो Q और E दोनों का सेम है, और Q यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, लेकिन हम तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू पॉजिटिव वाले का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे लिए तो एज ए Q ही काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ जो फोर्स का सेटअप हो रहा है, तो ये हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो मेरा जो फोर्स आने वाला है वो आएगा Q इंटू में E, बस डायरेक्शन का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा फोर्स है वो Q ही होगा, लेकिन जो पॉजिटिव पे होगा, और जो माइनस Q ही होगा वो नेगेटिव चार्ज पे हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो नेगेटिव है इनके डायरेक्शन में क्या आ गया, हमारा अपोजिशन, कि भाई हमारा ये जो है इधर है और ये वाला इधर है, तो फोर्स लग तो सेम रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स अगर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा, लेकिन जीरो का मतलब ये नहीं है कि भाई वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करने वाली तो दो स्पेशल कंडीशन बनने वाली हैं। ठीक है, जब हम टॉर्क निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या, नेट फोर्स डाइपोल पे आपका जीरो हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलग होगा तब ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हो सकता है भाई यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए, वहाँ नेगेटिव हो जाए, तो भी सेम रहेगा। अब मैं यहाँ से ये ख़त्म कर दूँ, एक ही नेगेटिव चार्ज है तो हल्का फोर्स लगेगा, यहाँ 3-4 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ स्ट्रॉन्ग लगेगा, तो ऐसा कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ से गाड़ी गाड़ी लाइनें ज़्यादा कंडेंस लाइनें जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ हल्की एक ही लाइन या दो लाइन जाएंगी तो ये हो जाएगा वीक। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से आपका फोर्स में डिफरेंस आ सकता है। नहीं तो टोटल फोर्स निकालें डाइपोल के ऊपर यूनिफॉर्म फील्ड में, तो आपके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेटअप बन जाते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो बनता है। ठीक है, अब देखिए जो हमने अभी बनाया था कि मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का। ठीक है, इधर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं एंडिंग इसी पे होगी, और वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर इनके बीच में कोई भी डाइपोल रखा जाए, कोई भी डाइपोल तिरछा रखा जाए, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा, और यहाँ हमारा है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ है नेगेटिव चार्ज, और ये आपकी हो जाएगी P की डायरेक्शन और ये हमारी हो जाएगी E की डायरेक्शन। ठीक है, तो P और E के बीच में थीटा एंगल। अब बात आती है कि जो यहाँ फोर्स आने वाला है वो फोर्स जाएगा इस साइड Fa1, और जो यहाँ फोर्स आने वाला है वो जाएगा आपका Fa2। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे हम ढक्कन खोलते हैं ना बोतल का, ऐसे करके, तो फोर्स ऐसे लगता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी चीज़ ऐसे खोलेंगे हम ऐसे, तो हमारा अंगूठा उसे उधर पे जाएगा और उंगली से ऐसे, तो कोई भी चीज़ ऐसे खुलती है। तो ये जो फोर्स लगते हैं ये आपकी तरफ, ये अंगूठा मेरी तरफ, तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, डायरेक्शन अलग दिखती है। तो कहीं पर भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज
किसी एक लाइन के ऊपर सेटअप हो जाए तो उसे बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स, उनमें से कोई भी एक फोर्स ले, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले, आपका टॉर्क का फॉर्मूला हाजिर है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बनता है, एक फोर्स इस साइड वाला और एक फोर्स इस साइड वाला, तो ये आपका F1 और ये F2, ये अब यहाँ से ऐसे रोटेट होने शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपका अपने आप वो चीज़ अगर ये ऐसे है, इसे मैं रस्सी बांध के खींचूँ तो ये इधर चला जाएगा, और इसे रस्सी बंद कर खींचे जाएँ तो ये अपने आप ऐसे रोटेट होगा। अगर ये तिरछा है तो ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो आपके दोनों फोर्स नेगेटिव चार्ज पे और पॉजिटिव चार्ज पे, तो कपल ऑफ फोर्स होने पर हमारे पास क्या आ जाता है, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टॉर्क का कंप्लीट फॉर्मूला F का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और थीटा होता है इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो टॉर्क हो जाएगा आपका F क्रॉस R, ये आपके पास है। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि जो हमारी डिस्टेंस है, ठीक है, तो टॉर्क हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। अब बात आती है जो टॉर्क हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले, बाय द आर्म ऑफ द कपल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एंटी पैरेलल फोर्सेस। इन दोनों फोर्सों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। क्यों? क्योंकि भाई ये टेढ़ा होगा तो हमें ये चाहिएगा, है फोर्स ऐसे, तो हमें ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 90 होने पर अपना मैक्सिमम इफेक्ट दिखाता है। तो इसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं जो 90 का एंगल आपके साथ बनाता है। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड देखते हैं हम। तो टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया था, F इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं उस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ, ये वाला। ठीक है, और एक लाइन इधर थी, ये आपका फोर्स है F1 और ये वाला फोर्स है F2, और इनके बीच के डिस्टेंस को याद किया जाए तो A ये थी और A ये थी। यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज था, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और ये आपका थीटा था। ठीक है, तो अब मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए इन फोर्सों के बीच की। ठीक है, या फिर वो लाइन यहाँ पर भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक अपने हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी, जैसा आपको ठीक लगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस F2 के हिसाब से ये है और F1 के हिसाब से ये है, तो मैं कोई भी पार्ट ले लूँ दोनों ही सेम बनेंगे मेरे लिए। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पहुँचता है मेरा थीटा। दूसरे पेन से दिखाते हैं आपको। देखो, ये लाइन एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये और ये लाइन यहाँ पर, तो जो एंगल यहाँ है वो एंगल यहाँ भी पहुँचेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ये लाइन है ये थीटा के अलोंग अपना एक कंपोनेंट तोड़ेगी। थोड़ा सा और देखते हैं। मेरा कोई वेक्टर ए वेक्टर इधर है और यहाँ मुझे किसी ने थीटा दिया, तो अगर मैं इसका एक कंपोनेंट तोड़ना चाहता हूँ तो ये एक अपना कंपोनेंट तोड़ता है कोस थीटा इधर, और एक कंपोनेंट टूटता है इधर ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं इस लाइन को मिला दूँ तो ये जो कंपोनेंट टूट के आया है ये यहीं तो है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है बराबर है। तो ये जो ट्रायंगल बनती है ना ऐसे वाली ट्रायंगल, तो जो चीज़ अपना कंपोनेंट तोड़ेगी जिसके साथ एंगल होगी, कोस पार्ट ये और ये पार्ट आपका साइन होता है। तो मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लाइन आई है और ये आपकी क्या हो जाएगी, ए और ए 2a, तो 2a कोस थीटा, और ये पूरी लाइन क्या बन जाएगी मेरे लिए, 2a साइन
थीटा। ठीक है, तो इसको फिर से लिखते हैं। ये वाली लाइन हो जाएगी मेरे लिए 2a साइन थीटा, और ये वाली लाइन मेरे लिए हो जाएगी 2a कोस थीटा। लेकिन जो टॉर्क है, टॉर्क में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है फोर्स के साथ। अगर मैं ये लाइन ले लूँ और फोर्स मेरा ये, इसके बीच में तो 180 का एंगल है, इधर भी नहीं वो चीज़ हो रही, तो फोर्स के अकॉर्डिंग ये चाहिए, इस फोर्स के अकॉर्डिंग ये चाहिए। तो फोर्स अपने साथ 90 वाली चीज़ें डिमांड करता है टॉर्क में। ठीक है, तो मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर में 2a। तो अब मैं अपना टॉर्क का फॉर्मूला पूरा करूं तो मेरे पास F है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 2a साइन थीटा। ठीक है, और अभी अभी हमने टॉर्क के अंदर F ऊपर निकाल चुका हूँ मैं, Q इंटू में E 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, E को मैं थोड़ा सा अलग निकाल दूँ, Q इकट्ठा हो गया, 2a इकट्ठा हो गया, और साइन थीटा। तो ये तो जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, 2a ये आपका P है। ठीक है, और ये आपका साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास टॉर्क जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका P E साइन थीटा। तो टॉर्क बन जाता आपका P क्रॉस E। ठीक है, और जो एंगल है वो इनके बीच का थीटा कहलाता है। तो टॉर्क और ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात आती है द टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। तो अब हमें देखना है कि वो कैसे होगा। अब उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा ये देखना कि भाई हमारा फोर्स इस साइड F, और आपका P इस साइड, ये आपका फोर्स। ठीक है, अभी हमने देखा है, मुझे क्या चाहिए, एक तो फोर्स वाली डायरेक्शन थी, और हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही थी ये F है, और ये आपका 2a साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे P से E की तरफ जाना है, या फिर मैं E देखूं, इस फॉर्मूले में हमने क्या निकाल दिया, चाहे तो आप E की जगह फोर्स ले लो, सेम बात रहेगी, फिर डिस्टेंस का हिसाब लगाना, या फिर आप P देखो और उसके साथ फिर E देखो। तो मैं अभी जो डायग्राम था मेरा वो उसमें E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मेरा P है, तो मुझे P से E पे क्रॉस कराना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में और P इस दिशा में, तो मुझे एंगल ऐसे कराना पड़ा। तो मैं कह रहा हूँ कि P क्रॉस कर रहा है E को। ठीक है, तो P से E की तरफ अंगूठा जाएगा, तो इसका मतलब क्या है आपका E और P, तो P से घूमेगा ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, मेरा अंगूठा इनवर्ड और उंगलियां घूमेंगी इस साइड, तो ये अंगूठा और उंगलियां ऐसे घूमती हुई पूरा हाथ बनेगा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज़, तो अंगूठा पेपर के अंदर जा रहा है, तो इसलिए आपकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई, P क्रॉस E से इनवर्ड। ठीक है, या इनटू द पेपर। ठीक है, तो इसका मतलब कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हो, या राइट हैंड स्क्रू रूल से बता सकते हो। अब बात आती है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो अब आपने देखा, अब मैं थोड़ी सी कंडीशंस बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसमें मेरे पास छोटे छोटे डाइपोल है, एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन,
और तीसरी कंडीशन और फिर एक और कंडीशन और फिर ये वाली कंडीशन। ठीक है, इसमें भी 2 हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ ले लेते हैं। देखो यहाँ मेरा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, मान चुके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव से जाकर मिलेंगी। किससे जाकर मिलेंगी? नेगेटिव से। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, एक फोर्स है जो उसे इधर लेके जाना चाहता है, एक फोर्स है इसे इधर लेके जाना, और अगर इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है तो भी ये फोर्स उसे ऐसे ही लगेगा। मैं अब लिखता हूँ एफ पॉजिटिव, एफ है नेगेटिव वाला, एफ नेगेटिव वाला और एफ है पॉजिटिव वाला। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलरली खड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव, तो फोर्स होगा इस साइड, एफ है पॉजिटिव वाला, इधर नेगेटिव है और इधर आपका एफ है नेगेटिव वाला। मतलब मैं आपको टॉर्क की रोटेशन समझा रहा हूँ कि वो कैसे कैसे मूव करेगा। और अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए और ये इधर पॉजिटिव आ जाए तो ये इस साइड ही खींचेगा, रोटेशन उल्टी हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन में देखा जाए तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, भाई फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में, इसके अंदर ही, और नेगेटिव वाला इसके अंदर। और अगर इधर पॉजिटिव आए यहाँ पर और यहाँ नेगेटिव आए तो ये फोर्स इस साइड लगेगा नेगेटिव वाला, और फोर्स है पॉजिटिव वाला। तो इसका मतलब क्या है? सबसे अच्छी कंडीशन सोच कर बताओ मुझे, सबसे बढ़िया कौन सी लगेगी आपको? ये कहीं ना कहीं रोटेट होकर सीधा होगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। ये भी चाहे कुछ हो जाए, अगर मैं इसे ज़बरदस्ती ऐसे ले आया कि भाई इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर आपका इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव की लड़ाई होती रहेगी और इस नेगेटिव से उधर से रिपल्सन मिलता रहेगा, तो ये एक रेयर चांस होगा कि मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव की साइड में और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ स्टेबल हो पाए। देखो फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा होगा कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे मैं इस पेन को टिप पे खड़ा कर लो, हो तो जाएगा। एक पॉइंट तो है जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल बैलेंस होगा, लेकिन ये टिप अगर फ्लैट है तो यहाँ से इसे स्टेबल करना आसान होगा। कंडीशन वही है कि भाई बराबर सारे फोर्स, या फिर इधर सारे फोर्स है, नेट फोर्स 0 हो जाए। तो नेट फोर्स तो इस कंडीशन में भी हो रहा है, और एक कंडीशन जब ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है, इधर से अट्रैक्शन होगा और इधर से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या, मैं इस चीज़ को ऐसे खींचकर ज़्यादा स्टेबल रख पाऊंगा, जबकि इसे ऐसे और ऐसे अंदर की तरफ है, इससे इधर और इससे इधर ऐसे रख के। तो इसका मतलब क्या, मेरा जब तक कैंसिल होता रहेगा सेंटर रहेगा, और जैसे ही मैं बिगड़ा ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी तो आनी है। ठीक है, लेकिन आपकी दोनों साइड बराबर होने से ये वाली स्टेबल कंडीशन है, लेकिन ये जब अंदर की तरफ होंगे तब ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं। नेट फोर्स 0 है आपका, कोई रोटेशन नहीं, 0 टॉर्क हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हल्की सी हवा भी लग गई तो ये रोटेट जरूर कर जाएगा और एकदम से घूम के आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी सिचुएशन आपको एंगल से पता चलेंगी। तो एंगल के बारे में देखते हैं भाई। जब इसने कहा कि एंगल 90 होगा, 90 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और पी की डायरेक्शन ऊपर। तो यहाँ से अगर एंगल नापा तो हमारा क्या जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा, तो आपका मैक्सिमम हो जाएगा टॉर्क। क्यों? क्योंकि मैं लिखता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और मुझे पता है टॉर्क पी की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी, जो भी देंगे, और साइन 90 डिग्री, जो कि क्या होगा, साइन 91। तो आपका आंसर टॉर्क इज इक्वल टू पी ई अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जब टॉर्क मिनिमम होगा, तो मिनिमम वाली कंडीशन कब होगी कि भाई हमारा एंगल बने 270 वाला। तो इसका मतलब क्या, आपका टॉर्क अपोजिट होगा
ये हो गया हमारा, ऊपर मैं अब नेगेटिव लिखता हूँ, इधर हमारा पॉजिटिव। इस कंडीशन में क्या था आपका, ऊपर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो इस पे फोर्स इधर जाता और ये इधर जाता, ठीक है। तो इसकी रोटेशन ऐसे होती क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमारा अच्छे से सीधा सीधा घूमता। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर, अब रोटेशन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस चीज़ को देखना चाहूँ तो मुझे दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इधर ही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, तो पी की डायरेक्शन कहाँ हो गई, डाउनवर्ड। तो अब आपका एंगल कितना बनेगा, 270 डिग्री। आप एंगल नीचे भी माप सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो -90 वैल्यू कैसी देता, 270 वाली ही। तो ये आपका P है और ये आपका E है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर मैं निकालूँ तो मेरा आएगा टॉर्क इज इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और साइन 270। तो साइन 270 की वैल्यू हो जाती है -1, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा भाई हमारा, ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, और मेरा जो P की डायरेक्शन है, मतलब ये E इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका टॉर्क, और देखते हैं वो P भी हमारा कहाँ आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आइए बात समझ में, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, ये इधर मुंह किए हुए हैं, ये भी, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, मैं टॉर्क निकालने गया, P की वैल्यू डाली, E की वैल्यू डाली, साइन 0 डिग्री। तो मेरा तो सब कुछ 0, तो यहाँ से टॉर्क क्या आ गया, 0। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में मेरा टॉर्क ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन मेरा जो टॉर्क है वो इधर नेगेटिव चार्ज लिए बैठा है और इधर पॉजिटिव। तो क्या होगा, अंदर की तरफ फोर्स और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल किए बैठे हैं। तो यहाँ से नेगेटिव की तरफ तो हमारा चला गया P, और इसी पॉइंट से E चला गया इधर, तो हमारा एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ मेरा टॉर्क निकल कर आता है, P की वैल्यू भरता हूँ मैं, E की वैल्यू भरता हूँ, और साइन 180 डिग्री, अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो टॉर्क आपका 0 होना एक तो स्टेबल क्रिएट करता है, ठीक है। स्टेबल मतलब वो बीच में रुकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका नेट फोर्स 0 हो जाए, भाई अपोजिट बन रहे हैं, टॉर्क भी कैंसिल होकर 0 आ गया आंसर। लेकिन सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी लगती है आपको, कि भाई पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आए और नेगेटिव की तरफ आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आए। तो इसे अगर आप थोड़ा सा अनस्टेबल करने की भी कोशिश करोगे तो ये रोटेट होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये कंडीशन जो 0 वाली कंडीशन है, इसमें है ये बिल्कुल स्टेबल, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल। और दूसरी बात हमारी, जब इसके बीच में 180 का एंगल आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, भाई नेगेटिव की तरफ तो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव होगा। जैसे ही मौका मिला ये इधर पलटी मारेगा, ये इधर, या इसे ऐसे मौका मिला तो ये तय घूमकर आपका क्या बना देगा, टॉर्क को वापिस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल के लिए आपका सीधा सा आंसर जाने वाला है ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो स्टेबल के लिए नेगेटिव की तरफ नेगेटिव होना और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव होना, ये हमारी अनस्टेबल कंडीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेबल के लिए
अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया हमारा इधर, मुझे नेगेटिव के पास क्या मिल जाए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरफ मुझे क्या मिल जाए, नेगेटिव, और ये हमारा डाइपोल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, पी की डायरेक्शन भी ये और ई की डायरेक्शन भी ये। अब इसे यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा इसकी तरफ से, और यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ये उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वापस से, तो स्टेबल कंडीशन कब होगी, स्टेबल कंडीशन होगी जब थीटा आपका 0 डिग्री हो। ठीक है, 180 पे बनती है आपकी अनस्टेबल, क्योंकि वो अपोजिट होते हैं, बस उनकी मजबूरी होती है वहाँ रुकना। ठीक है, हाँ, टॉर्क 0 होगा दोनों केस में, नेट फोर्स भी 0 होगा, लेकिन फ्रीली मूव करते ही स्टेबल कंडीशन में आपका टॉर्क अपने आप को संभालेगा। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेज are separated each other if the dipole is placed in electric field, then find the value of maximum torque। ठीक है, गिवन में क्या क्या मेरे पास, Q की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और प्लेस कितना कर रखा है, फ्रॉम ईच अदर, तो 2a साथ में दी गया है, 2 × 10⁻²। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। यूनिट तो सबकी सही नहीं, यहाँ 10⁻² और मीटर और चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है टॉर्क का फॉर्मूला, P की वैल्यू, E की वैल्यू, और फिर साइन थीटा। इसने कहा है टॉर्क मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम का भी हमने किया है, क्या था, P E और साइन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ये मान के चल पड़े हम। तो मेरे पास P साइन 90 आपके पास क्या जाएगा, 1। तो आपको P की वैल्यू भरनी है, E की वैल्यू भरनी है, अपने आप आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो चलिए वैल्यू भरते हैं। ठीक है, P कैसे आएगा, 2AQ से, और E की वैल्यू अभी हमारे पास है, लेकिन 2A पूरा इसी के बराबर दे रखा है, तो आपका टॉर्क आ जाता है 2 × 10⁻², 10⁻² इंटू में चार्ज कितना था मेरा, 4 × 10⁸, और इधर E कितना हमारा, 4 × 10⁸, तो 8 से 8 तो गया। ठीक है, अब हमारा 10 की पावर 2, 4 और 4, 4 चौक 16 दूनी 32। अब हमारा आ गया इधर 32 इंटू में 10 की पावर कितनी इकट्ठी हुई है, 8 से 8 कट गया, तो 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो आपका टॉर्क मैक्स होगा, टॉर्क मैक्स हो जाएगा 32 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए, यहाँ तक हमने पूरे फ्लक्स तक अपने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया, इक्वेटोरियल लाइन वाले पढ़ लिया, एक्सियल लाइन, यहाँ तक एक टॉपिक, ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम अगले लेक्चर में करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर, और उसके बाद गॉस थ्योरम। तो आपका गॉस थ्योरम के साथ एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक लेक्चर और बचा है इस चैप्टर का। तो आपसे उम्मीद करता हूँ मैं सारे वीडियो आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और बहुत सारे अच्छे से सीख भी रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।